हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? माई सेल्फ सुरेश जांगिड, जो कि आपके लिए ज्योग्राफी का मैटर अपन बात करने वाले हैं। तो आइएगा, सबसे पहले मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। जो देखिएगा, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत मेहनत पर विश्वास करें। मतलब जहां दोस्तों मेहनत होती है वहां हर चीज का परिणाम सकारात्मक ही आता है। वहां हर चीज का परिणाम सकारात्मक ही आता है। या मेहनत के आगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। तो अगर आप मेहनत करने लग जाओगे, अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 100% मेहनत करोगे ईमानदारी से, तो डेफिनेट हो जाता है लाइफ में कि परिणाम भी सकारात्मक ही आने वाले हैं। आने वाले हर कंपटीशन की तैयारी कर जुड़ जाइए, लग जाइए, आज से कमर कस के तैयार हो जाइए और डेली 10-10 घंटे 8-8 घंटे तैयारी करिए। हम आपके साथ हैं। जैसा अपन वंस मोर बात कर लेते हैं, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। किस्मत वाले लोग तो कायर होते हैं दोस्तों जी। वो बाद में ये बोलते हैं कि मुझे समय नहीं मिला, मेरे साथ ये समस्या हो गई, मेरे साथ वो समस्या हो गई, इसलिए मैं उस कंपटीशन को क्लियर नहीं कर पाया। तो ये तो केवल होते हैं कमजोर लोग। तो इसलिए मेरा आपसे आप एक छोटा संदेश है कि ओनली ऑन आप ध्यान दीजिएगा मेहनत, और इस बात को नेगेटिव कर दें। किस्मत नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। हाँ होती है, केवल ये कह सकते हो कि आप 90% आप मेहनत करिए, किस्मत ऑटोमेटिक अपने हाथ में होती है। चलिएगा आगे चलते हैं अपन। तो बात कर रहे हैं अपन क्या चलने वाले हैं, किस मैटर में अपन बात करने वाले हैं, उस मैटर में अपन बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि अपन ने यहां पर देखा कि आने वाला एक कंपटीशन है जो कि जनरल बहुत ही छोटा, और पहला कंपटीशन अपन इसे कह सकते हैं बीएसटीसी। ठीक है, तो मेरा आपसे ये कहना है कि बीएसटीसी की तैयारी लाखों बच्चे करते हैं। लाखों बच्चे बीएसटीसी का कंपटीशन देते हैं, बट सिलेक्शन काउंटेबल का ही होता है। तो आज अपन इस बात पर फोकस करने वाले हैं कि उन लाखों बच्चों में से अपने आप को कैसे अलग निकाले। और दोस्तों एक बात होती है कि जहां पर कोई भी काम योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, या अगर किसी की पहले कोई योजना, कोई रणनीति बना ली जाती है, तो उसके अनुसार उस कार्य को करने में आपको समय कम लगने वाला है। ठीक, तो इस बारे में अपन बात करने वाले हैं कि कम समय में कैसे अपन बीएसटीसी के एग्जाम की तैयारी करें और कैसे अपना सिलेक्शन लें। तो यहां अपन देखते हैं कि देखिए आपका जो बीएसटीसी का जो एग्जाम होने वाला है, बीएसटीसी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्या क्या सिलेबस होता है। आप सिलेबस के तरीके से योजनाबद्ध आप प्लान करके आप तैयारी करिए, सफलता डेफिनेट मिलेगी। और दोस्तों बहुत अच्छी रैंक से अपना सिलेक्शन होने वाला है। उसके लिए आप और हम साथ हैं और आपको इतना गाइड करेंगे डेफिनेटली कि आपकी सफलता तक हम आपके साथ हैं। रैंकर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेज सेंटर पर आइएगा आप। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों कि ज्यादा लोग जो बात करते हैं कि यहां पर आता क्या क्या है, क्या क्या पूछा जाता है, किस पोर्शन पर अपन ज्यादा फोर्स करें। तो यहां अपन बात करने वाले हैं कि देखिएगा, सबसे पहले तो जो वेरी सिंपल वाला मैटर है, जो बहुत ही सिंपल सिलेबस दिया हुआ है, शिक्षण अभिक्षमता, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड। ये देखिए दोस्तों, ऐसा पार्ट है बीएसटीसी का जो कि साइकोलॉजी का प्रारंभिक स्टेज कहलाता है। साइकोलॉजी का प्रारंभिक स्टेज कहलाता है। यूं मान लीजिए साइकोलॉजी का छोटा रूप आप इसे कह सकते हो। तो यहां अपन देखते हैं कि शिक्षण अभिक्षमता 50 क्वेश्चंस अपने पुटअप होने वाले हैं यहां पे, जिनका वैल्यू ऑफ मार्क्स है 150। तो आप सबसे पहले इस वाले पोर्शंस को, जो काफी इजी पड़ेगा, जो काफी सिंपल रहेगा, क्योंकि यहां लगभग आपको केवल 6 यूनिट पढ़नी है और 6 यूनिट में से अपने दोस्तों 50 क्वेश्चन आने वाले। तो क्यों ना अपन इस सिंपल से मैटर की तैयारी करें। तो ज्यादा आप फोकस करिएगा इस पर, क्योंकि अधिकांश बीएसटीसी की तैयारी करने वाला बच्चा और अधिकांश कोचिंग इंस्टीट्यूट इस शिक्षण अभिक्षमता वाले, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले मैटर को बाद में जनरली वे में पढ़ाते हैं। तो देखिएगा 50 क्वेश्चन का मैटर है और आप इस पर फोकस करिए, हम आपके साथ हैं। मैं टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सिलेबस आपके लेने वाला हूं,
तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपन इसको कंप्लीट करेंगे। चलिएगा, इसके बाद अपन देखेंगे कौन सा अगला पार्ट टारगेट होगा अपना। तो देखिएगा यहां आइए, मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता रीजनिंग वाला जहां तक अपन बात करें तो यहां पर भी कितनी वैल्यू आने वाली है, 50 क्वेश्चन की वैल्यू आने वाली है, और वही 150 मार्क्स अपने यहां पर भी हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप इस पर फोकस करिए। तो दो जो मेजर पार्ट हैं जिन्हें अपन कह सकते हैं शिक्षण अभिक्षमता एंड मानसिक योग्यता, इन दोनों पर आप मेन फोकस करिएगा। फिर इसके अलावा आप थर्ड वाले पार्ट पर जाएं तो यहां आइएगा, ये इंग्लिश लैंग्वेज जो कि दोस्तों अपन पढ़ते ही आए हैं, अभी तक अपने 12th पास आउट अपन स्टूडेंट हैं। तो यहां पर अपन देखें कि जनरल इंग्लिश अपन ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, या आगे पढ़ेंगे विषय बीएसटीसी वाले पोर्शन में। तो यहां अपन बात कर लेते हैं कि अंग्रेजी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़िएगा। फिर आप कौन सा लैंग्वेज आपका बेटर है ये आपको एनालिसिस खुद ही करना है। यहां कोई बात ऐसी नहीं है कि आप संस्कृत ही बाउंडेड हो, आप हिंदी के लिए ही बाउंडेड हो, ऐसा कोई कंपलसरी वाला पार्ट, ऐसा कोई मॉडलिटी नहीं है कि आपको हिंदी ही लेनी है, आपको संस्कृति लेनी है। जो चाहो वो आप ले सकते हो, बट उसके लिए स्वयं को, स्वयं की कैपेसिटी, स्वयं की नॉलेज को जान करके आप इसमें ऑप्शन भरिएगा, हिंदी या संस्कृत। फिर अपन चौथे वाले पार्ट जो कि राजस्थान की सामान्य जानकारी, जिसे अपन जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान जीके वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो जीके वैसे कहा जाए तो एक तरह से लास्ट टाइम तक, चाहे आप एक रीट वाला बालक या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाला बालक भी आज अगर किसी मैटर से उलझा हुआ है तो वो है जीके, जनरल नॉलेज, और जिसमें आपके तो बहुत सिंपल है राजस्थान जीके। तो देखो दोस्तों, राजस्थान जीके बहुत सिंपल है, या तो इसे एक बार पढ़ करके अपनी पूरी वीकनेस को दूर कर दीजिए, या फिर लाइफ टाइम अपन इस राजस्थान जीके के बारे में चर्चा करते रहेंगे, लाइफ टाइम आप इसे पढ़ते रहोगे। तो मेरा यही कहना है आपसे। अब सब राजस्थान जीके के अंतर्गत अपन मेन जो सबसे इंटरेस्टिंग और पार्ट आने वाला है वो कौन सा होगा, ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल। अब राजस्थान के भूगोल की अगर मैं बात करूं तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं, इसी चीज से आप लाइफ में कितने भी कंपटीशन दीजिएगा वो सभी यहां से क्लियर होंगे, इस प्लेटफॉर्म से क्लियर होंगे। माई सेल्फ सुरेश जांगिड, आपको ज्योग्राफी में कभी कोई वीकनेस नहीं रहेगी, बट आप क्या करें, इसकी रणनीति कैसे बनाई जाए, ज्योग्राफी को वास्तव में पढ़े कैसे, ज्योग्राफी को पढ़ाया कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है, ये अपन आपको सिखाएंगे। तो देखिएगा, यहां जो अपने मेन पार्ट आने वाले हैं, यहां जो ज्योग्राफी का अपने सिलेबस होने वाला है वो जनरली अपन बात करते हैं राजस्थान का स्थिति व विस्तार, राजस्थान का स्थिति व विस्तार, जिसमें अगर हम दो बात करेंगे, या तो अपन विश्व में राजस्थान की स्थिति की चर्चा करने वाले हैं, या फिर भारत में राजस्थान की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो वर्ल्ड और भारत के रेफरेंस में, वर्ल्ड और इंडिया के रेफरेंस में राजस्थान की स्थिति को पूछ लिया जाता है। तो यहां पर नंबर 1 टॉपिक में आपको स्थिति विस्तार पढ़ना है, फिर राजस्थान के संभाग वगैरह, भौतिक विभाग, अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, राजस्थान की लेक्स झीलें हैं, राजस्थान के उद्योग हैं, राजस्थान के खनिज हैं, ऊर्जा संसाधन है, राजस्थान में कृषि, पशुधन, जनगणना और परिवहन, ये जो टॉपिक्स हैं इन सभी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो यहां आप देखिएगा कि यहां किसी भी टॉपिक को किस तरह से पढ़ा जाए और किस टॉपिक की मेन न्यू क्या है, किसे सिंपल तरीके से। जीके में भी ऐसा होता है, वैसे कहा जाता है कि जीके बहुत कठिन सब्जेक्ट है जहां अनलिमिटेशन होती है, पर दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा अगर किसी भी टॉपिक की तैयारी अपन बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो वहां का क्वेश्चन कभी भी अपना बाहर नहीं निकलता। तो आज अपन उसी तरीके से बात करेंगे और आपको ले चलते हैं पहले ही टॉपिक जो राजस्थान का स्थिति व विस्तार है, यानी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक्सटेंट एंड लोकेशन, एक्सटेंट एंड लोकेशन, स्थिति व विस्तार। अब एक्सटेंट एंड लोकेशन दोस्तों दो तरीके से अपन बात करने वाले हैं। एक्सटेंट, या तो अपन बात करेंगे विश्व में राजस्थान की स्थिति, विश्व के कंपैरिजन में राजस्थान की क्या क्या फैक्ट किए जा सकते हैं, राजस्थान किस राज्य की तुलना में कितना बड़ा है, राजस्थान का स्थिति विस्तार कितना है, ये मोस्टली जाना जाता है केवल अक्षांश व देशांतर के ऊपर, अक्षांश व देशांतरीय आधार पर, जो कि है राजस्थान का विश्व में स्थिति को पूछा जाता है।
फिर अपन बात करेंगे भारत में राजस्थान की स्थिति, और भारत में राजस्थान की स्थिति को लेकर कितने चेंजेस होने वाले हैं, क्या विशेषताएं, क्या इफेक्ट होने वाला है भारत में राजस्थान की स्थिति के बारे में। तो ये दोनों चीजें अपन, कौन सा राज्य है, राजस्थान की स्थिति को भारत के किस एरिया में पड़ती है, यहाँ का क्लाइमेट क्या है, राजस्थान की भारत में स्थिति से संबंधित मैं आपको बताऊंगा कि क्या इफेक्ट, स्पेशल विशेषताएं राजस्थान लेकर के बसा हुआ है। तो ये अपन चर्चा करने वाले। तो आज अपन जो बात करेंगे सबसे पहले स्थिति व विस्तार की, ठीक है दोस्तों। तो यहां अपन आते हैं और सबसे पहला ही नंबर 1 पॉइंट पर अपन बात करेंगे स्थिति व विस्तार। यानी ये देखा जाता है स्थिति व विस्तार को, स्थिति व विस्तार, स्थिति व विस्तार यानी अपन बात करने वाले हैं एक्सटेंट और एंड लोकेशन, एक्सटेंड एंड लोकेशन, ये वाला टॉपिक पर अपन सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। और यहां अपन आते हैं तो देखा अपन ने कि स्थिति विस्तार की गणना, एक्सटेंड एंड लोकेशन की गणना जो मोस्टली की जाती है केवल 2 रेखाओं के आधार पर, अक्षांश और दूसरा वर्ड अपने पास क्या होने वाला है, देशांतर। क्या होने वाला है, देशांतर। तो चलिएगा, अक्षांश देशांतर का राजस्थान से संबंध जानने से पहले कि अक्षांश देशांतर व राजस्थान का क्या स्थिति है या क्या संबंध यहां पर है, अक्षांश और राजस्थान किस प्रकार से संबंधित हैं, वो चर्चा अपन करें। लेकिन उनके पहले थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं दोस्तों इनके इतिहास की, इनके कुछ कि कहां पर केस शासित हुआ। तो सबसे पहले अक्षांश देशांतर जो देन है वो मानी जाती है दोस्तों किस देश की, ब्रिटेन की। किसकी मानी जाती है कि अक्षांश देशांतर आज पूरे विश्व में पढ़े जाते हैं। किसी भी देश, महाद्वीप या राज्य को पढ़ने से पहले सबसे पहले केवल इस बात पर चर्चा की जाती है कि उसका अक्षांश विस्तार कितना है, उसका देशांतर विस्तार कितना है। तो आज अपन ये अक्षांश और देशांतर जो बात हो रही है यह देन है दोस्तों किस देश की, ब्रिटेन की। अब यहां अपन देखते हैं कि ब्रिटेन में एक भूगोलविद था जिसके द्वारा इसका नामकरण किया गया। यानी मैं ये कह दूं अक्षांश देशांतर जो वर्ड है इनके लिए अक्षांश और देशांतर शब्द का प्रयोग किसने किया दोस्तों, ये नाम होगा इरेस्टोस्थनीज। क्या होने वाला है कि इरेस्टोस्थनीज द्वारा सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया, अक्षांश व देशांतर, और कौन से देश के द्वारा किया गया, ब्रिटेन। चलिएगा फिर अपन बात कर लेते हैं कि अक्षांश देशांतर केवल राजस्थान ही नहीं पूरे विश्व में पढ़े जाते हैं। तो एक अंतरराष्ट्रीय विवाद था कि अक्षांश कितने हों, देशांतर कितने हों। ये दोनों एक प्रकार का काल्पनिक लाइंस है, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो इनके बारे में जो परिभाषित करने के लिए, इनको परिभाषित करने के लिए या फिर इनको निर्धारण करने के लिए इनको निर्धारित किया गया, इनको परिभाषित किया गया। तो ये सब काम हुआ दोस्तों 1884 में। कब होता है, तो यानी ये मैं बात कहूं आपसे कि अक्षांश देशांतर के निर्धारण के लिए किसी भी अक्षांश का, किसी भी देशांतर को डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया, या एग्जैक्ट वो कौन कौन से राज्यों से गुजरेगा, कौन कौन से देशों से गुजरने वाला है, इन सभी के बारे में 1884 में क्या किया गया, वॉशिंगटन डीसी, जिससे दोस्तों अपन जानते हैं कि वॉशिंगटन डीसी जो है यह 8% यूएसए का राजधानी नगर है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी नगर आता है दोस्तों क्या, वॉशिंगटन डीसी। क्या आता है, वॉशिंगटन डीसी। तो वॉशिंगटन डीसी में 1884 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। कब हुआ, 1884 में, ठीक है, जिसके तहत अक्षांश और देशांतर को एग्जैक्ट वे में परिभाषित भी किया गया, इन्हें निर्धारित भी किया गया, और वास्तव में अक्षांश देशांतर होते क्या है, सब बातें हुई। तो कब होती है दोस्तों, 1884 में। चलिएगा फिर मैं आगे बात कर लेते हैं अपन
कि अक्षांश देशांतर व राजस्थान का क्या संबंध है। तो यहां अपन देखें कि ग्लोब पर जो होती है, ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं होती है, ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं। देखो अक्षांश और देशांतर तो अपन ने बात कर ली, ये अक्षांश और देशांतर। अब ये वास्तव में होते क्या हैं, तो देखिएगा आप, ग्लोब पर दोनों ही ओनली ऑन काल्पनिक रेखाएं हैं। ग्लोब पर स्थित काल्पनिक रेखाएं अक्षांश और देशांतर है। ग्लोब पर इमेजिनरी लाइंस को जो केवल एक कल्पना के आधार पर निर्धारित किया गया है, और उन काल्पनिक रेखाओं को या तो अपन अक्षांश कहते हैं या अपन देशांतर कहते हैं। तो चलिएगा अपन बात कर रहे थे पहले अक्षांश की। तो जनरली पहले अपने पास क्लियर है कि अक्षांशों का निर्धारण कब हुआ, 1884 में। कहां पर किया गया, वाशिंगटन डीसी में। अक्षांश किसकी देन है, ब्रिटेन की। अक्षांश देशांश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, इरेस्टोस्थिनीज ने। ये बात अपने पास क्लियर है। तो चलिए आपको आगे लेकर के चलता हूं मैं, और यहां चलिएगा अपन बात कर लेते हैं अक्षांश की। तो देखिएगा दोस्तों, ये दिशा है पूर्व। कौन सी दिशा है, पूर्व। और ये दिशा होने वाली है कौन सी, पश्चिम। कौन सी होने वाली है, पश्चिम होने वाली है। तो पूर्व से पश्चिम को जो काल्पनिक रेखाएं मानी गई है, यानी पूर्व से पश्चिम को खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। पूर्व से पश्चिम को खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं, जो पूरा वृत्त है, उसे अपन क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। या परिभाषित रूप से अपन एक बात भी कह सकते हैं कि समान अक्षांशों को मिलाने वाली वृत्ताकार, देखो कुछ वर्ड है इनके लिए, वृत्ताकार, ये अपने आप में वृत्ताकार होती है। और एक बात तो अपने पास क्लियर होगी कि ये क्या काल्पनिक रेखाएं हैं, जो वास्तव में कहीं अपन को कोई दिखाई नहीं देती है। केवल स्थिति विस्तार की गणना करने के लिए इन्हें इमेजिन किया गया है। तो काल्पनिक रेखाएं, वृत्ताकार रेखाएं और एक दूसरे के समानांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है भाई, क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है, जो कि पूर्व से पश्चिम को खींची गई है। अब पूर्व से पश्चिम को खींची गई वृत्ताकार काल्पनिक रेखाएं जो हैं, ये इस प्रकार से खींचा गया है इन्हें, इन रेखाओं को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अब चलिएगा आगे थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि कुल अक्षांश, जिसे यहां पर सबसे पहले माना गया 0 डिग्री, जिसे कहा जाता है क्या, कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, जो कि पूरे विश्व के बीच में है। भू यानी पृथ्वी, पृथ्वी के बीच में होने के कारण इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। फिर यदि अपन देखते हैं, भूमध्य के बाद इसे एक और नाम दिया जाता है विषुवृत्त रेखा। विषुवृत्त रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो है, ये पृथ्वी एक गोल है, गोलाब जैसी है, जियोड जैसी है पृथ्वी की आकृति। तो सबसे बड़ा वृत्त बीच में बनता है, इसलिए इसे नाम दे दिया गया क्या, विषुवृत्त रेखा। तो भूमध्य रेखा, विषुवृत्त रेखा, बाकी जितने भी अक्षांश बनाए गए हैं वो इसी को आधार मान करके बनाए गए हैं, इसलिए इसे एक और नाम दे दिया दोस्तों, आधार रेखा। और चूंकि विश्व के बीच में, तो विश्व को 2 गोलार्धों में बांटती। एक तो हो गया आपका कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया आपका कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। 2 गोलार्धों में विभाजित करती है, इसलिए इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के कारण इसे एक और नाम दे दिया जाता है, जिसे कहा जाता है दोस्तों इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है। तो यह विश्व के पूरे 2 गोलार्ध किए। इन 2 गोलार्धों के बाद अगर आज जो अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में पड़ते हैं, सभी के पीछे उत्तरी अक्षांश वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, और दक्षिण में अपन को मिलेंगे सभी को दक्षिणी अक्षांश बोलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों गोलार्धों में अक्षांशीय मान बिल्कुल समान है। और यहां अपन देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में भी जो कुल अक्षांश होंगे वो कितने होने वाले हैं दोस्तों, 90। कितने होने वाले हैं, 90। 90 तो उत्तरी अक्षांश होते हैं, और 90 क्या होने वाले हैं, नॉर्थ उत्तरी अक्षांश, और 90 दक्षिणी अक्षांश होते हैं। तो यानी यहां से एक बात अपन क्लियर हो गई कि अक्षांश क्या होता है, पूर्व से पश्चिम को खींची गई वृत्ताकार काल्पनिक प्लस समानांतर रेखाएं क्या कहलाती दोस्तों, अक्षांश कहलाती है। फिर यदि मैं बात करूं कि
अक्षांश कुल कितने हों, तो उसके लिए आपने देखा एक गोलार्ध में अक्षांश कितने हैं, 90 है, जो कि 1 2 3 जीरो बीच में है, 1 2 3 से आगे मान बढ़ता हुआ जाऊंगा और ऐसे आगे 90 पहुंच जाते हैं, और यहां पर भी 1 2 3 होता हुआ कितने पहुंच गए अपन। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन कर लिया जाए कि कुल अक्षांश कितने होते हैं, तो कुल अक्षांश के लिए अपन ने क्या देखा दोस्तों, 90 तो उत्तरी अक्षांश है, 90 दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है, ये अब क्लियर है बात। इसके बाद चलें तो 0 डिग्री भी अपने आप में एक अक्षांश है, 0 डिग्री भी अपने आप में एक अक्षांश है। तो यहां अपन देखते हैं कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाती है, 181, 181 हो जाती है दोस्तों। कितनी हो जाती है, 181। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो 181 है। कितने हैं, 181। फिर देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है और कहा जाता है भाई अक्षांश वृत्त या रेखाएं कितनी हैं, अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। तो देखिए चलो आओ उस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। देखो कुल अक्षांश तो क्लियर हैं कि कितने होते हैं, 181, और फिर कहा जाए कि अक्षांश वृत्त या रेखाएं कितनी होती है, तो यहां पर आपका जवाब होगा 179। कितना होने वाला है, 179। अब देखो 179 कैसे होते हैं, 179 ही अक्षांश वृत्त कैसे होते हैं, क्योंकि पृथ्वी गोलाभ, पृथ्वी की आकृति अगर आपसे पूछ ली जाए तो एक वर्ड का प्रयोग कर लिया जाता है, गोलाभ जैसी है, या मैं कहूं जियोड जैसी है। कैसी है, जियोड जैसी मानी जाती है, जो दोनों ध्रुवों से थोड़ी चपटी है। तो यानी ये कहें अपन नारंगी के समान है, ऑरेंज जैसी है। तो यहां जो दक्षिणी गोलार्ध में जो आपको 90 डिग्री मिलने वाला है और उत्तरी गोलार्ध में जो 90 डिग्री मिलने वाला है, यहां पर कोई रेखा नहीं खींची जा सकती, कोई रेखा नहीं खींची, क्योंकि वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु से कोई रेखा नहीं खींच सकते। इसलिए दोस्तों बात ये हो गई कि कुल अक्षांश अगर पूछ ले जाए तो जवाब आपका कितना था, 181। और फिर कहा जाए कि अक्षांश वृत्त या रेखाएं कितनी है, तो दोस्तों कितना जवाब होगा आपका, 179। ठीक है, चलिएगा आगे थोड़ा सा और अपन चर्चा करते हैं इनके बारे में कि अक्षांश जो काल्पनिक रेखाएं हैं इनका प्रयोग किस में होता है, इनको यूज किस में किया जाता है दोस्तों। तो यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्योंकि अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी समान होती है, बिकॉज ये कौन सी रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं। तो एक तो इनका प्रयोग होता है दोस्तों दूरी की गणना करने में, किस में होता है, तो कभी भी दो स्थानों के बीच दूरी निकाली जाती है तो कौन सी रेखाओं के द्वारा निकाली जाती है, अक्षांश रेखाओं के द्वारा। फिर यदि मैं आपसे बात कहूंगा कि अक्षांश रेखाओं का प्रयोग और किस में किया जाता है, तो जो क्लाइमेट रीजन है, जो कटिबंध हैं, जो कटिबंध हैं, कटिबंध जो बनाए गए हैं, कटिबंधों का निर्धारण, या मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि दो अक्षांशों के मध्य का एरिया, दो अक्षांशों के मध्य का एरिया क्या कहलाता है दोस्तों, कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। ठीक है, अब यहां दूरी समान होती है तो एक और क्वेश्चन आपसे यहीं से कर लिया जाएगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी कितनी होती है, 111.4 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111.4 किलोमीटर दूरी होती है दोस्तों दो अक्षांश रेखाओं के बीच। ठीक है, फिर अपन ये देखें, देखो यहीं पर आज चलिए वापस कि कुल अक्षांश 181 है और अक्षांश वृत्त या रेखाएं कितनी है, 179। अक्षांशों के मध्य का एरिया क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी कितनी होती है, 111.4 किलोमीटर होती है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, देखो अपनी यहां अभी अपने जो क्लियर किया अभी तक जो अपन ने पढ़ा, तो वो क्या बात थी कि कुल अक्षांश कितने हुए, 181, अक्षांश रेखाएं कितनी हुई अपनी, 179। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जाएगा कि महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। देखो क्वेश्चंस और मैटर यही है, इसके अलावा अक्षांश देशांतर के बारे में आता ही नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि क्वेश्चन कभी बाहर नहीं निकलता। जब आप किसी भी टॉपिक, किसी भी मैटर की तैयारी अच्छे से कर लेते हो तो फिर उसी टॉपिक से चाहे वो कितने भी बड़े एग्जाम में क्वेश्चंस कर लिया जाए तब भी जवाब आपके पास होगा।
फर्क केवल पढ़ने का पड़ता है कि आप किस जो लेवल की तैयारी कौन से टीचर्स हैं और कितना डीपली किस तरीके से पढ़ते हो। तो चलिएगा अपन आपको वापस ले चलते हैं कि यहां पर महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कितनी है। अब अपना क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ दोस्तों। तो देखो कुल तो 181 थे, अब यहां पर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं कि कुल अक्षांश कितने होते हैं, महत्वपूर्ण अक्षांश कितने होते हैं। तो दोस्तों देखो जिसका जवाब होगा कितना 7, कितना जवाब होने वाला है। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि महत्वपूर्ण अक्षांश कितने होते हैं, मेन अक्षांश कितने होते हैं, तो फिर आपका जवाब होगा कि 7 होते हैं, 7 होते हैं। अब देखो 7 कौन कौन से होते हैं, अभी अपन चर्चा कर चुके हैं। एक तो मध्य में होगा, जो आप पहले ही अपन बात कर चुके हैं, कौन सी रेखा कहते हो आप इसे, भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा कहते हो। और देखो दोस्तों ये आपके पास पहले से क्लियर है कि आप इसी को भूमध्य भी कहते हो, विषुवत भी कहते हो, आधार भी कहते हो, इक्वेटर लाइन भी कहते हो ना। तो इसी को मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूंगा कि जो मेन वाली बात है कि भाई जो अक्षांश हैं वो 7 हैं, और 7 में जो सबसे मेन है वो कितने डिग्री है, 0 डिग्री। तो महत्वपूर्ण एक तो भूमध्य रेखा हो जाती है। फिर आप चलेगा सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन के आधार पर 2 रेखाएं और मानी गई, 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 से 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी मैं क्या कर दूं आपसे साउथ। तो 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 से 1/2 दक्षिणी अक्षांश जो रेखा है, इस आधार पर यह सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन के आधार पर इनको निर्धारित किया गया है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पृथ्वी, आगे अपन चर्चा करेंगे कि पृथ्वी का अक्षीय कोण 23.5 डिग्री बनता है। इस आधार पर सूर्य उत्तरायण में 23.5 डिग्री नॉर्थ तक ही जाता है और सूर्य दक्षिणायन में 23.5 डिग्री साउथ तक ही जाता है। चलिएगा आगे अब हम बात कर लें इनका नाम क्या है, इन्हें किस नाम से जानते हैं। तो आइएगा यहां अपन बात करते हैं कि इसे कहा जाता है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं दोस्तों अपन इसे, कर्क रेखा, या इन इंग्लिश में अगर कभी कभी नेम दे दे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। तो 23 से 1/2 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और 23 से 1/2 डिग्री जो साउथ है उसे अपन कहते हैं दोस्तों कौन सी रेखा कहेंगे, मकर रेखा। क्या कहा जाएगा, मकर रेखा कहा जाता है। यानी मैं आपसे कहना चाहूंगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं कौन सी रेखा को, मकर रेखा को कहते हैं। तो देखिए अभी तक 3 महत्वपूर्ण अक्षांश अपने हो चुके हैं जो कि आपके पास क्लियर हैं कि कौन कौन से हैं, भूमध्य, कर्क और मकर। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं अगले महत्वपूर्ण अक्षांश और कौन से हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको 2 अक्षांश और मिलने वाले हैं जिन्हें अपन 23 से 1/2 डिग्री नॉर्थ और 66 से 1/2 डिग्री साउथ के नाम से जाना जाता है। अब रही बात कि इन्हें किस नाम से जाना जाए, इन्हें किस नाम से संबोधित किया जाए। तो यहां पर जो साउथ है आप जानते हो साउथ में एक महाद्वीप है जिसे कहा जाता है अंटार्कटिका, उसी की बात पर नाम हो गया। ये रेखा है कौन सी रेखा, अंटार्कटिक रेखा। कौन सी रेखा हो गई, अंटार्कटिक। और ये हो जाती है दोस्तों आर्कटिक। कौन सी हो जाती है, आर्कटिक रेखा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 66 डिग्री नॉर्थ जो करता है वो आर्कटिक महासागर की सीमा का निर्धारण करता है, इसलिए आप उसे कहते हो आर्कटिक रेखा या आर्कटिक व्रत कहा जाता है, और इसे कहा जाता है अंटार्कटिक व्रत। फिर देखिए 2 और, ये 5 हो चुकी है, और 2 और की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ, इसे कहा जाता है उत्तरी ध्रुव और इसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार से दोस्तों जो महत्वपूर्ण जो अक्षांश व्रत हैं, देखो कुल महत्वपूर्ण अक्षांश, देखो यहां आइएगा आप, कुल अक्षांश कितने थे 181, अक्षांश रेखाएं या अक्षांश व्रत कितने दोस्तों 179। फिर मैं कहूं महत्वपूर्ण अक्षांश कितने, तो 7 है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाऊंगा कि महत्वपूर्ण अक्षांश व्रत कितने हैं, तो दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा आपका 5, क्योंकि उत्तरी ध्रुव भी ना तो किसी व्रत में आता है और दक्षिणी ध्रुव भी ना किसी व्रत में आता है। तो अक्षांश व्रत या रेखा में
जो है वो 2 वापस माइनस कर लिए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण अक्षांश वृत्त जो है वो केवल 5 है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं केवल 5 है, जबकि महत्वपूर्ण अक्षांश कितने आते हैं दोस्तों? 7 आते हैं। तो इस प्रकार से अपना कंफ्यूजन क्लियर रखिएगा और आइए बने रहिए हमारे साथ रैंकर पॉइंट के ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर, ठीक है। और आपको इसी प्रकार से किसी भी टॉपिक की बहुत ही गहनता से, बहुत अच्छे से तैयारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और ये बहुत ही अच्छा शुभारंभ है और आप कंपैरिजन करिए ऑल राजस्थान के टीचर्स से, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और बेस्ट टू बेस्ट आप पढ़िएगा और अक्षांश एक बार पढ़ने के बाद आप कोई सा कंपटीशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए, उसका समाधान ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर रैंकर पर पॉइंट पर आपको जरूर मिलने वाले थे। इसी के साथ बहुत आज के लिए इतना धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी, ठीक है।